चलो स्टूडेंट्स, सैटरडे को आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर हुआ था, तो इसमें अभी हम डिस्कस करने वाले जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के बारे में। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन काफी इजी था, इसमें आप 40 में से अबाव 30 मार्क्स आराम से ले सकते थे। जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की उनको भी अबाव 15 मार्क्स मिल सकते थे इस सेक्शन में। तो चलो देखते हैं जनरल अवेयरनेस में कैसे क्वेश्चंस थे और उनके आंसर्स क्या थे, उनको कैसे हम और आगे देखने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन G20 समिट के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है G20 समिट 2024 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। G20 समिट 2024 का कौन से कंट्री में होने वाला है, ये क्वेश्चन पूछा गया और इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा। जैसे भी हम देख रहे हैं कि 2023 की बात करेंगे G20 समिट की, किसकी बात करने वाले अपन, G20 समिट 2023। जो G20 समिट है अभी 2023 में ये कहां पे चल रहा है, 2023 की बात करेंगे तो ये चल रहा है हमारे देश में, इंडिया में। क्लियर है कि सबको? ओके, 2023 का भी कहां पे चल रहा है, इंडिया में। तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ही है कि नेक्स्ट ईयर कहां पे होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा ही। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ब्राजील। G20 का समिट कहां होने वाला है, ब्राजील में। और 2023 का कहां पे है ये, इंडिया में। और इटली में कब, इटली में 2021 में हो चुका था, इंडोनेशिया में 2022 में हो चुका था और साउथ अफ्रीका में कब है, 2025 में। क्लियर सबको? 2023 का इंडिया में हो रहा है अभी, साउथ अफ्रीका 2025, ब्राजील में 2024 में। जो इसका आंसर रहेगा इंडोनेशिया 2022 और इटली 2021। तो बात करते हैं G20 होता क्या है। अब G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, G20 मतलब क्या, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज या 20 मेंबर्स बोलेंगे। इसके जो मेंबर है वो कितने हैं, 20 मेंबर है इसके। अब इसके 20 मेंबर कौन से, तो ये भी आपको शॉर्टकट में बता देता हूं मैं आपको। जो मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में बताया था G7, जो लास्ट आरआरबी क्लर्क हुआ था पेपर मेंस का, उसमें बताया था मैंने आपको G7 मेंबर। G7 मतलब 7 मेंबर पढ़ाया था, जूस GF याद है कि सबको। जे से आपको बताया था मैंने जापान, यू से मैंने बताया था यूएसए, आई से इंडिया होगा क्या, नहीं, आई से क्या है, इटली, सी से कनाडा, ओके ये भी बताया था आपको, ई से इंग्लैंड, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। ये 7 मेंबर हो गए। क्लियर सबको? ये कितने हो चुके, 7 मेंबर G7। ओके, G20 के अंदर आते हैं। उसके बाद ब्रिक्स ध्यान में रखना। अब ब्रिक्स मतलब क्या, तो बी से होता है ब्राजील, आर से होता है रशिया, आई से होता है इंडिया, सी से होता है चाइना और एस से होगा साउथ अफ्रीका। एस से क्या होगा, साउथ अफ्रीका। ये जो है ये किसके मेंबर है, ब्रिक्स के, जो कि G20 के अंदर ही आते। ये भी हमने देखा था, ब्रिक्स और G7 ये जो मेंबर है वो किसके अंदर आते हैं, G20 के। टोटल कितने हो गए, 7 मेंबर ये और 5 मेंबर ये, टोटल 12 मेंबर हो चुके हैं। अब कितने बचे, 8 मेंबर जो G20 के होते हैं। तो 8 मेंबर की बात करेंगे तो 8 मेंबर में हम देखते हैं, और जो याद रखना मिस से, G7 प्लस ब्रिक्स प्लस मिस। एम से आएगा मैक्सिको, आई से आएगा इंडोनेशिया, ओके आई से इंडिया आएगा क्या डबल, नहीं इंडिया हो चुका है ब्रिक्स में, तो आई से क्या आएगा, इंडोनेशिया। एस से आएगा साउथ अफ्रीका, आएगा क्या, साउथ अफ्रीका भी हो चुका है बराबर, तो कौन आएगा, साउथ कोरिया। एस से आएगा सऊदी अरेबिया, इससे क्या आएगा, सऊदी अरेबिया। डन यहां तक? क्लियर सबको? कितने मेंबर हो गए, 7 और 5 12 और 4 16। अब कितने बचे, 4। फिर याद रखना टीना, टीना से क्या याद रखना, अर्जेंटीना, टीना से क्या याद रखना, अर्जेंटीना। उसके बाद याद रखना प्लस आलिया, आलिया से क्या याद रखना है हमें, ऑस्ट्रेलिया, आलिया से क्या याद रखना है हमें, ऑस्ट्रेलिया। ओके, अभी कितने मेंबर गए, 18। उसके बाद और एक मेंबर रहेगा तुर्की देश, जो आपने सुना होगा अभी,
कौन सा देश है? तुर्की है। प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ईयू। ईयू मतलब क्या? यूरोपियन यूनियन। ये टोटल 20 मेंबर्स है G20 के। G20 जो एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है कि जो उसके मेंबर है उसको इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली स्टेबल रखना, जो उसके मेंबर है, ये काम G20 का है। G20 जिसका फिलहाल समिट 2023 में अपने देश में चल रहा है। वसुदेव कुटुंबकम उसकी जो है थीम दी गई है इस बार। वसुदेव कुटुंबकम क्या दी गई इस बार? उसकी थीम दी गई है वसुदेव कुटुंबकम। और उसकी G20 की जो शेरपा है वो किसको बनाया गया है? अमिताभ कांत को। G20 का जो शेरपा है किसको बनाया गया? अमिताभ कांत को। क्लियर सबको इतना? ओके, तो ये बताया मैंने आपको G20 समिट के बारे में। G20 के बारे में भी बताया आपको कि G20 क्या है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, उसके मेंबर कौन, और इस बार कहां पे उसकी थीम क्या, ये भी चीजें हमने इस क्वेश्चन में अभी डिस्कस की है। याद रहेगा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 2032 समर ओलंपिक विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो 2032 का समर ओलंपिक बताया गया हमें। सबसे पहले बात करेंगे ओलंपिक की। ओलंपिक सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है। अगर स्पोर्ट्स में बात करेंगे तो सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है ओलंपिक को। ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है। ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है और ओलंपिक के 2 होते हैं, एक समर और दूसरा विंटर। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है समर ओलंपिक के बारे में कि 2032 का समर ओलंपिक कहां पे होने वाला है। आप सोचो कि अभी 2023 चल रहा है और 2032 का भी, तो यस 2032 का भी डिसाइड हो चुका है। 2032 का जो ओलंपिक है वो कहां पे होने वाला है? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 4 साल में एक बार होता है। तो लास्ट टाइम ये टोक्यो जापान में हुआ था 2021 में। फिर आप बोलोगे 4 साल में एक बार, फिर 21 में हुआ तो 25, फिर 29, फिर 33 आना चाहिए। तो कैसे हुआ? ये 21 में इसलिए हुआ टोक्यो जापान में क्योंकि 2020 में क्या हुआ था? कोविड आया था। तो कोविड की वजह से 2020 में नहीं हो पाया, इसलिए उसको 2021 में ढकेला गया। और 21 में कहां पे? वो टोक्यो जापान में। उसके बाद बात करेंगे अभी 2024 में, वो कहां पे है? पेरिस फ्रांस में 2024 में है। और 2028 की बात करेंगे तो 2028 का कहां पे है? लॉस एंजलिस यूएसए। ये जो क्वेश्चन है लॉस एंजलिस यूएसए वाला, ये पूछा गया था आरआरबी में। क्लर्क 2022-23 लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था कि 2028 का समर ओलंपिक कहां पे होने वाला है, पूछा गया क्वेश्चन है। और अभी क्या दे पूछा क्वेश्चन कि 2032 का कहां पे? तो वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपको बता दिया, तो ध्यान में रखना 2032 का समर ओलंपिक कहां रहेगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 36 का अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, 32 तक ही डिसाइड हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Next question, which ministry of union government has received the highest allocation in 2023-24? इस बार का जो बजट था, राइट, बजट जो था 2023-24 का जो बजट था, इस बजट में कौन से मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा पैसे दिए गए? तो उसका आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो किसकी मिनिस्ट्री है? अमित शाह की, सॉरी अमित शाह की बोल रहा हूं, ये जो अमित शाह के पास होम मिनिस्ट्री है, बराबर, डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह के पास है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया, कितना? 5.94 लाख करोड़ रुपए ये दिए गए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। और इसका आंसर क्या रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कि सबसे ज्यादा पैसा किसको दिया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया 5.94 लाख करोड़। उसके बाद रेलवेज की बात करेंगे तो रेलवेज को दिया गया 2.40 लाख करोड़। कितने दिए गए? 2.40 लाख करोड़। होम अफेयर्स जो अमित शाह के पास मिनिस्ट्री थी, इसको दिया गया 1.96 लाख करोड़। उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो मिनिस्ट्री है ये नितिन गडकरी के पास है और इनको दिया गया 2.70 लाख करोड़। ओके, और डिफेंस ऑलरेडी देख लिया हमने 5.94 लाख करोड़, जो उसका आंसर भी है। और एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो नरेंद्र सिंह तोमर है हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इनको मिला 1.25 लाख करोड़। आएगा ध्यान में? अभी इनमें सबसे ज्यादा पैसा किसको दिख रहा है? डिफेंस को। अगर ओवरऑल की भी बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पैसा डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया गया। कितना पैसा दिया गया? 5.94 लाख करोड़ इस बार के बजट 2023-24 में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच बेस्ड डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म इन ऑस्कर अवार्ड। बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड की, तो ये जो ऑस्कर अवार्ड है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है।
ओके, वर्ल्ड का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है कौन सा? ऑस्कर। जैसे बात करेंगे हमारे देश में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ये हमारे देश का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है। वैसे अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड में कौन सा है? ऑस्कर। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि इस बार के ऑस्कर अवार्ड में जो 2023 में दिए गए, तो उसमें शॉर्ट फिल्म, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म ऑस्कर अवार्ड कौन से फिल्म को मिला इसमें? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है द एलिफेंट विस्पर्स। क्या आंसर है? द एलिफेंट विस्पर्स, जो हमारे देश में बनी थी तमिलनाडु में। गुनीत मोगा और कार्तिकी गोंजाल्विस, इन्होंने ये मूवी बनाई थी। किसने बनाई थी? गुनीत मोगा और कार्तिकी गोंजाल्विस, इन्होंने ये मूवी बनाई थी। कौन सी? द एलिफेंट विस्पर्स, जो एलिफेंट के ऊपर बनाई हुई है, तमिलनाडु में बनी हुई ये मूवी है। इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है इस साल। ओके, ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये जर्मनी की मूवी है, इसे भी लगभग 4 अवार्ड मिले ऑस्कर में। ऑस्कर का जो वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको पढ़ाऊंगा इसको कि कौन से अवार्ड मिले हैं। तो ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को 4 अवार्ड मिले, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको भी 6 अवार्ड मिले, जो अमेरिका की मूवी थी। नवेल्नी को डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। ये कौन सी? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, और ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। द वेल मूवी में एक्टर था ब्रेंडन फ्रेजर, उसको अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर का, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर है द एलिफेंट विस्पर्स, जो अपने इंडिया में बनी है। इस बार ऑस्कर में हमें 2 अवार्ड मिले, एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म वाला अवार्ड मिला गुनीत मोगा और कार्तिक गोंजाल्विस को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए, और एक आपने और एक सुना होगा जो गाना था RRR का, राइट, RRR जो मूवी थी उसका गाना कौन सा था? नाटू नाटू। सुना है क्या आपने? ओके, ये जो नाटू नाटू गाना है, सॉन्ग है, इसको गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ये वाला अवार्ड मिला है। इसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का नाटू नाटू को अवार्ड मिला था MM किरीवनी को, और जो है चंद्रशेखर, इनको ये अवार्ड मिला था नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, जो RRR मूवी का गाना है। क्लियर? तो ये 2 अवार्ड मिले इस बार इंडिया को ऑस्कर में। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? सार्क मतलब क्या? तो सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि पढ़ा है मैंने आपको कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम ही होता है जो उसके मेंबर है उसको फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली स्टेबल रखना। तो सार्क, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। सार्क मतलब क्या? तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। क्लियर? उसके बाद इसका भी हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो ये जो सार्क है इसका फुल फॉर्म देख लिया हमने, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? काठमांडू, नेपाल में। इसका जो हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल, और इसके मेंबर है कितने? 8 मेंबर। शॉर्टकट में याद रख लेना इसके 8 मेंबर कौन से? तो MBBS स्पेन। कौन से मेंबर है इसके? शॉर्टकट में MBBS स्पेन। एम से कौन सा देश आएगा? मलेशिया, म्यांमार? नहीं, क्या आएगा? मालदीव्स। ओके, क्या आएगा? मालदीव्स। बी से भूटान। क्लियर? बी से बांग्लादेश। एस से श्रीलंका। टी से पाकिस्तान। ए से अफगानिस्तान। क्लियर? आई से इंडिया, और एन से कौन? नेपाल। क्लियर? यहां तक ये 8 मेंबर है किसके? सार्क के। इनका ही जो है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबल रखने के लिए इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1985 को। ओके, और जो है इसका हेडक्वार्टर पूछा गया तो कहां पे है? काठमांडू, नेपाल में। ढाका, जो ये काठमांडू है कहां पे आता है? नेपाल में, बराबर। मनीला कहां पे आता है? फिलीपाइंस में। मनीला फिलीपाइंस। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। बीजिंग चाइना की राजधानी, शंघाई ये चाइना की सिटी है। ओके, बीजिंग चाइना में भी जो है एससीओ का हेडक्वार्टर आता है। ढाका बांग्लादेश में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आएगा। किसका आएगा? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर। बीजिंग चाइना में एससीओ का आएगा। शंघाई में ब्रिक्स का हेडक्वार्टर आएगा।
क्लियर सबको? ओके, मनीला फिलीपाइंस में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आएगा। और काठमांडू नेपाल में किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया और आपको विच इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू हैव अ रीडिंग लॉन्ग। ओके, एक ऐसा एयरपोर्ट जहां पे पहला एयरपोर्ट है हमारे देश का रीडिंग लॉन्ग बनाया गया, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जहां पे लाइब्रेरी बनाएगी, एक लाइब्रेरी बनाएगी हमें बुक रीडिंग के लिए, तो ऐसा पहला एयरपोर्ट कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहां पे लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो ये है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। और वाराणसी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है किसकी? हमारे देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी की। ये भी याद रख लेना। ओके, तो यहां पे जो है सबसे पहला एयरपोर्ट बटा हमारे देश का जहां पे रीडिंग लॉन्ग बनी गई है, एक रीडिंग लाइब्रेरी बनी गई है। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहां पे है? ये है कोलकाता, वेस्ट बंगाल का एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां का है? ये है बेंगलोर, कर्नाटका का। ये कहां पे है? बेंगलोर, कर्नाटका। उसके बाद अगर बात करते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहां पे है? हैदराबाद, तेलंगाना। ओके, ये कहां पे है? हैदराबाद, तेलंगाना। एंड लास्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहां पे? सभी को याद होगा, ये फेमस भी है। कहां पे है? दिल्ली में है। सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट भी है और हमारे देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बोलते हैं। लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया किसको? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new deputy governor of RBI in June 2023? RBI में नए डिप्यूटी गवर्नर कौन बने जून 2023 में? तो क्या आंसर है इसका? स्वामीनाथन जानकी रमन। ये आरबीआई के नए डिप्यूटी गवर्नर बने। कब से? तो 22 जून 2023 से आरबीआई के नए डिप्यूटी गवर्नर कौन बने? स्वामीनाथन जानकी रमन, जो पहले क्या थे? एसबीआई के एमडी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर। एसबीआई में 4 एमडीज होते हैं, तो उस 4 में से एक स्वामीनाथन जानकी रमन एक एमडी थे। और अभी किसकी जगह बनी ये? तो ये बने एम की जैन की जगह। महेश कुमार जैन ये पहले आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर थे, इनका कार्यकाल खत्म हो गया और उनकी जगह कौन बने? स्वामीनाथन जानकी रमन। और ये जो अश्विनी कुमार है ये एसबीआई के एमडी है। ये कहा के है? एसबीआई। CS शेट्टी ये भी एसबीआई के एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर। और शशांक भिड़े ये मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के मेंबर है। ओके, ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर है शशांक भिड़े। तो स्वामीनाथन जानकी रमन, शॉर्टकट में स्वामीनाथन याद रखना, आरबीआई के नए डिप्यूटी गवर्नर बने। अगर बात करेंगे आरबीआई की, तो आरबीआई में कितने डिप्यूटी गवर्नर होते हैं? 4। कितने डिप्यूटी गवर्नर है आरबीआई में? 4। तो जो है अभी एक नए बने, आपको बताया उनका नाम क्या है? स्वामीनाथन जानकी रमन, एक नाम है। ओके, उसके बाद अगर बचे हुए 3 की बात करेंगे, तो बचे हुए 3 में कौन कौन है? दूसरे एमडी पात्रा, याद रख लेना। दूसरे कौन से है? एमडी पात्रा। तीसरे एम राजेश्वर राव। तीसरे कौन से है? एम राजेश्वर राव। और चौथे है टी रविशंकर। ये जो है 4 डिप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के, और अभी नए वाले बने। और ये 3 पहले से, एमडी पात्रा का भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था अभी कुछ दिनों पहले ही। डन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कमिंग एट विच स्टेट? इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बनने वाला है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। पहली बात तो बात करेंगे कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में क्या होने वाला है। तो ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इसलिए बनाने जाने वाले हैं क्योंकि यहां पे सारा क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। और ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर, बाय रेलवेज, बाय वाटर। ओके, सारे जो बात करेंगे रोड कनेक्टिविटी, सारे एयर, रेलवेज, वाटर, रोड, सारे चीजों से ट्रांसपोर्टेशन होगा इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, यहां पे बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ट्रांसपोर्टेशन होंगे इस
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में। अब इंटरनेशनल की बात करेंगे तो जैसे कि म्यांमार की बात करेंगे, म्यांमार भी ट्रांसपोर्ट होगा, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सारे देशों में जो है ट्रांसपोर्टेशन होगा इसी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से। यहां पे आपको बड़े बड़े वेयर हाउसेस भी दिखेंगे जिसमें आप रिजर्वर रख सकते हो, कंटेनर्स वगैरह, जो बड़े बड़े वेयर हाउसेस भी रहेंगे इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में। तो ये हमारे देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पे बन रहा है? तो इसका आंसर है आसाम। कहां पे बन रहा है ये? आसाम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है बनने वाला ये, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, एयर, रेलवे, वाटर, रोड, इसके द्वारा वेयर हाउसेस, नेशनल इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सारे देशों में होने वाला है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज ओरंग नेशनल पार्क। एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता ही है, ये एसबीआई क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क 2023-22 का क्वेश्चन है। ये पूछा गया था कि ओरंग नेशनल पार्क कहां पे है। तो ये जो ओरंग है, पहले इसका नाम था राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। पहले क्या नाम था इसका? राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। फिर जो है यहां से क्या हटाया गया? राजीव गांधी, ये नाम हटाया गया और सिर्फ ओरंग नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया। और ये ओरंग नेशनल पार्क हमें कहां पे दिखेगा? आसाम में। क्लियर? ये ओरंग नेशनल पार्क कहां पे है? भी आसाम में। तो ये भी याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट, in which year did Raghuram Rajan receive Governor of the Year award by Central Bank London? सेंट्रल बैंक लंदन ने गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड रघुराम राजन को कब दिया था? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया और आपको ऑप्शन दिख रहे हैं 2013, 14, 15, 16, 17। तो पहली बार तो आपको पता होना चाहिए कि रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर कब थे, बराबर। फिर आप ये भी सोच रहे हो कि सर करंट अफेयर तो एक साल का आता है, आपने क्वेश्चन 2013, 14, 15 का क्यों डाला? तो इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे क्या है? एक रीजन है। तो देखते हैं इसका पहले आंसर कि गवर्नर ऑफ द ईयर रघुराम राजन को कब मिला। तो रघुराम राजन का, जब रघुराम राजन क्या थे? आरबीआई के गवर्नर थे। कब थे? 2013 से 2016 तक। क्लियर? 2013 से 2016 तक, तो इसी के बीच मिला होगा। मतलब कर ये वाला ऑप्शन तो खत्म ही हो गया होगा। अब बचे 13, 14, 15, 16। ओके, तो इनको कब मिला? 2015 में रघुराम राजन को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अब क्यों पूछा? क्योंकि इस साल इनके बाद उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर बने थे 2016 से 2018 तक। एंड उसके बाद फिर कौन बने हैं? शक्तिकांत दास। कौन बने? शक्तिकांत दास, जो अभी भी करंट गवर्नर है आरबीआई के। 2018 से 2023 तक अभी गवर्नर है और अभी भी बने हुए हैं। तो शक्तिकांत दास ये आरबीआई के 25th गवर्नर है और इनको इस बार अवार्ड मिला गवर्नर ऑफ द ईयर का। इनको इस साल अवार्ड मिला गवर्नर ऑफ द ईयर का 2023 का शक्तिकांत दास को। इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा ये कि गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास के पहले किसको, शायद आपको ये भी आंसर आ गया होगा, आ गया रहता कि शक्तिकांत दास को इस बार गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला 2023 का। तो ये शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर है ये अवार्ड पाने वाले? पहले है क्या? नहीं। तो फिर दूसरे है। फिर पहले कौन? तो आपको ये भी आंसर आ गया था, पहले है रघुराम राजन। ये फर्स्ट आरबीआई गवर्नर है जिन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ये भी आपको आ गया था, लेकिन कौन से साल मिला ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए वो भी जानना जरूरी है कि उनको 2015 में मिला गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड रघुराम राजन को। क्लियर सबको इतना? और एक याद रख लेना, जो सेंट्रल बैंक लंदन ने है गवर्नर जो है बैंक ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया था, बैंक ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया। वो दिया है नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को। किसको दिया? नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन। और हमारे देश के गवर्नर शक्तिकांत दास है आरबीआई के, उनको मिला गवर्नर ऑफ द ईयर, क्योंकि उन्होंने जो है कोविड-19 के वक्त आरबीआई की जो हमारे बैंक की जो पॉलिसीज है हमारे देश में, जो इन्फ्लेशन है ज्यादा बढ़ने नहीं दिया और काफी अच्छा काम किया। रशिया यूक्रेन के वॉर के वक्त भी काफी अच्छा संभाला हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम को, इसलिए उनको क्या मिला? गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which of the following points is are correct with respect to the International Day of Yoga? योगा जो है, पहली बात तो बात करेंगे कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये मनाते कब है, बराबर। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये जो मनाते हैं, कब मनाते हैं? 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। सबसे पहले बात तो करते हैं, मनाते कब है? 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अब इसी दिन क्यों मनाया जाता है कि 21 जून को क्यों चुना गया था? 2014 में जब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन के सामने संबोधित किया था कि 2014 से जो है 21 जून को क्या मनाया जाएगा? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अब इसी दिन क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि आपने सुना होगा, मुझे बताओ, हमारे देश में सबसे लॉन्गेस्ट डे, बराबर, हमारे देश में सबसे लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है? 21 जून। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। मतलब उस दिन उजाला काफी ज्यादा देर तक होता है, मतलब दिन बड़ा और रात कम होती है 21 जून को। इसलिए उस दिन चुना गया कि हमारे देश में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होगा। पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, तो वो इसीलिए चुना गया था 2014 से। द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस ऑन द ग्लोब ऑन 21 जून, यहाँ पे 21 होना था 2023 विद द थीम ऑफ योगा फॉर, यहाँ पे 21 होना था, ये रॉन्ग होगा, बराबर। पहली बात तो वहां 20 जून बोला है, उसका 21 जून होना था। विद द थीम ऑफ योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये भी गलत है। द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये होना है इसका, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये होना है यहाँ पे, ओके। और 20 जून है क्या? नहीं, यहां पे क्या होना था? 21 जून, इसलिए ये क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, बराबर। पहला इनकरेक्ट होगा, क्लियर है सबको? मैंने क्या बोला कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाते हैं, 2014 से स्टार्ट हुआ था, यूनाइटेड नेशन के सामने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने संबोधित किए तो उन्होंने बताया था कि 21 जून से स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि इसी दिन क्यों मनाते? क्योंकि इस दिन क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए यहां से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये 20 जून बोल रहा है, यानी ये गलत हो गया, ओके। उसके बाद उसकी थीम भी गलत दी गई है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यहां तक करेक्ट है, लेकिन द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये होना था। उसके बाद सेकंड देखते हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 द इंडियन नेवी फॉर्म्ड ओशन रिंग ऑफ योगा अंडर विच द इंडियन नवल शिप्स डिप्लॉयड इन द इंडियन ओशियन रीजन विजिट्स वेरियस पोर्ट्स इन फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज, ये भी बराबर है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेस द celebration of International Day of Yoga 2023 in India led by जगदीप धनकर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जबलपुर इन मध्य प्रदेश, ये भी बराबर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया था, क्यों? क्योंकि वो इस समय कहां पे थे? अमेरिका के दौरे पे गए थे, यूएसए के उन्होंने विजिट किया था, इसीलिए वो उन्होंने वर्चुअली एड्रेस किया। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट क्लियर है, तो इसका आंसर रहेगा ओनली बी एंड सी। और ये वाला क्यों गलत होगा? समझ गया सबको? यहां पे 20 लिखा था, 21 जून होना, और यहां पे योगा फॉर ह्यूमैनिटी की जगह द वर्ल्ड इज वन फैमिली होना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Name the campaign that has recently launched the Reserve Bank of India to trace and settle the unclaimed deposits. लास्ट ये न्यूज आई थी कि जो है आरबीआई जो काफी सालों से अनक्लेम डिपॉजिट्स है, मतलब उन्होंने देखा कि जो अनक्लेम डिपॉजिट्स है लगभग 10 सालों से 10 ईयर से जो अनक्लेम डिपॉजिट्स है उसको ट्रेस करने के लिए आरबीआई ने क्या कैंपेन चलाया? उसका आंसर है 100 डेज 100 पेज, मतलब 100 दिनों में 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स जो है आरबीआई सेटल करना चाहता है। 100 दिनों में 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स आरबीआई सेटल करना चाहता है। वो भी जितने भी बैंक है, फॉर एवरी बैंक, okay, every bank in every district of India, every bank in every district of India में जो है आरबीआई 100 दिनों में 100 अनक्लेम डिपॉजिट्स करना चाहता है। मतलब 10 सालों में जिनका जो है कब से पड़े हुए पैसे, जिन्होंने अभी तक पैसे विड्रॉ नहीं किया, उन सब के जो है 100 दिनों में 100 अनक्लेम डिपॉजिट्स करेगा आरबीआई। ये कैंपेन चलाया है आरबीआई ने, और जो सारे पैसे है वो जो है बैंकर है उनमें के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए यूज करने वाला है आरबीआई।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बैंक हैज रिसेंटली अनवेल्ड अ न्यू कैंपेन माय अकाउंट स्टार्ट्स टुडे फीचरिंग क्रिकेटर विराट कोहली एज देयर न्यू ब्रांड इन्फ्लुएंसर। तो पूछा गया कि माय अकाउंट स्टार्ट्स टुडे। हम देखते हैं जैसे बैंक में जाते हैं तो अकाउंट उसी दिन ओपन नहीं होता, बैंक अकाउंट ओपन होने के लिए समय लगता है। ये तो जो है इस बैंक ने कैंपेन चलाया जिसको विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, विराट कोहली को इसको जो है ये करने को बोला है, ब्रांड एम्बेसडर बना के इसका वीडियो बना के इसे जो है पब्लिश करने को बोला है। ओके, तो किस बैंक ने कहा गया है? तो इसका आंसर है HSBC बैंक। अब HSBC मतलब क्या? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कोऑपरेशन। क्या है? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कोऑपरेशन, ये फुल फॉर्म है किसका? HSBC बैंक का। HSBC बैंक ने माय अकाउंट स्टार्ट्स टुडे ये कैंपेन चला विराट कोहली को लेकर। ओके, तो इसका फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कोऑपरेशन। और HSBC बैंक का ही सबसे पहला एटीएम अपने देश में बना था, फर्स्ट एटीएम इन इंडिया, ये HSBC बैंक ने बनाई थी अपने देश में 1987 में मुंबई महाराष्ट्र में। कहां पे? मुंबई महाराष्ट्र में सबसे पहला एटीएम HSBC बैंक का बना था, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कोऑपरेशन का। ओके, जिसका आंसर है HSBC बैंक। आगे बढ़ते नेक्स्ट। Name the bank that has recently signed an MOU with the Small Industries Development Bank of India to provide complete financial products and services to the customers under MSMEs। जो है सिडबी ने है, सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इसने किस बैंक के साथ साइन किया है, एमओयू किया है? जो भी एमएसएमई की सर्विस रहेगी, जो भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की सर्विस रहेगी, उसको सर्विस को लेकर जो है सिडबी ने किस बैंक के साथ एमओयू किया है? तो उसका आंसर है HDFC बैंक। कौन सी बैंक है? HDFC मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कारपोरेशन। कौन सी है? हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कारपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। और हमारे देश की ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। कौन सी है? हमारे देश की फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, और सबसे बड़ी बैंक भी बोलेंगे, एसबीआई से भी बड़ी HDFC बैंक है हमारे देश की। इसने एमओयू साइन किया है सिडबी के साथ, जो भी एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से सर्विसेज होगी तो उसके लिए सिडबी ने साइन किया है HDFC बैंक। और एमएसएमई मिनिस्टर कौन है हमारे देश में? नारायण राणे। क्लियर सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जून 2023 द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मतलब CII एक ऑर्गेनाइजेशन है। CII क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको CII का। तो CII के अनुसार, इस ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हमारे देश की इंडियन इकोनॉमी कितनी रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में? तो इसका आंसर है 6.5 to 6.7% की इकोनॉमी या जीडीपी ग्रोथ हमारे देश की रहने वाली है CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि who was recently appointed as the MD and CEO of यूको बैंक। अब यूको बैंक के जो नए CEO कौन बने? तो ये क्वेश्चन पूछा गया। यूको बैंक ये इसका हेडक्वार्टर बात करेंगे तो कहां पे है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। यूको बैंक हमारे देश की 10th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। और यूको बैंक में अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स हुई है नए सीईओ की, तो उसके नए सीईओ कौन बने? अश्विनी कुमार, जो 1 जून 2023 में बने। इनके पहले कौन थे? तो इनके पहले सोमा शंकरा प्रसाद थे, और अभी उनकी जगह कौन बने? अश्विनी कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर फ्रॉम PS श्रीधरन पिल्लई। ये PS श्रीधरन पिल्लई कौन है? ये गवर्नर ऑफ गोवा है। इन्होंने 57 ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया? तो पहले बात करेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड की। ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये हमारे देश का सबसे बड़ा अवार्ड है, लिटरेचर में दिया जाने वाला हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड इन इंडिया। कौन सा है? हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड इन इंडिया, ज्ञानपीठ अवार्ड। लिटरेचर में सबसे बड़ा, जैसे लिटरेचर में वर्ल्ड में बुकर प्राइज सबसे बड़ा है,
बुकर प्राइज किसी बात करेंगे तो ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा है बुकर प्राइज लिटरेचर में। ओके, तो वैसे हमारे देश में जो है ज्ञानपीठ अवार्ड है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि 57 ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला, तो उसका आंसर है दामोदर मोजो को। किसको मिला? दामोदर मोजो को 57 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। ओके, और ये जो दामोदर मोजो ये कौन है? कोकनी राइटर है। ये कौन है? कोकनी राइटर। इनके पहले और एक ये जो कोकनी राइटर है, कौन से नंबर के कोकनी राइटर है जिनको ये अवार्ड मिला? सेकंड कोकनी राइटर है। कौन? दामोदर मोजो, जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। इसके पहले साहित्य अकादमी अवार्ड भी लिटरेचर में दिया जाता है। साहित्य अकादमी अवार्ड भी किसमें दिया जाता है? लिटरेचर में। यह भी इनको मिल चुका है दामोदर मोजो को, और इस बार का 57 ज्ञानपीठ अवार्ड ये भी दामोदर मोजो को मिला। तो ये सेकंड कोकनी राइटर है जिनको क्या मिला? ज्ञानपीठ अवार्ड। तो फर्स्ट कोकनी राइटर कौन जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? फर्स्ट कोकनी राइटर जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला उनका नाम है रविंद्र केड़कर। क्या नाम है उनका? रविंद्र केड़कर। इनको 42nd ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था रविंद्र केड़कर को। फर्स्ट जो है फर्स्ट पर्सन है जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। डन। फर्स्ट बोलेंगे कोकनी राइटर में, फर्स्ट कोकनी राइटर है जिनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड। ये याद रख लेना। डन यहां तक। चलो, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसका आंसर रहेगा दामोदर मोजो। आगे बढ़ते। नेक्स्ट, इन May 2023 एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स मतलब क्या होता है? ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये फुल फॉर्म है किसका? एम्स का। तो इन May 2023 एम्स इन fill in the blanks became the first to be aggregated by the National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers। NABH ने एक ये है ऑर्गेनाइजेशन है NABH जिसको क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI मतलब क्या है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया था? एग्रीगेटेड किया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम है क्या? नाब। नाब मतलब नेशनल एग्रीगेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो ये जो हॉस्पिटल्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो है एम्स मतलब ये सारी एम्स दी गई है, इसमें किसको ऐसे कौन सा पहला एम्स है जिसको एग्रीगेटेड मिला है इस नाप के थ्रू? तो उसका आंसर है नागपुर महाराष्ट्र। क्लियर? क्या आंसर है उसका? नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र में जो एम्स है उसको पहला एम्स है जिसको ये नैप के थ्रू एग्रीगेटेड किया गया है। और क्यों किया गया है एग्रीगेटेड इसके थ्रू? क्योंकि यहां पे क्या चेक किया जाता है? यहां पे सबसे पहले एम्स का जो हॉस्पिटल है उसका एरिया चेक किया जाता है कि एरिया कितना बड़ा है। उसके बाद फैसिलिटी या सर्विसेस कैसे दे रहे आप पेशेंट को, यह भी चेक किया जाता है कि आप कैसे सर्विसेज दे रहे, कैसे फैसिलिटी दे रहे पेशेंट की, और कैसे केयर कर रहे आप पेशेंट की, ये भी चेक किया जाता है इसमें। और एरिया भी चेक किया जाता है इस नैप के थ्रू, और उसको ही यह अवार्ड दिया जाता है, एग्रीगेटेड किया जाता है। तो ऐसा पहला एम्स हमारे देश का नागपुर महाराष्ट्र है, इसको एग्रीगेटेड किया गया पहली बार। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which organization has recently released the report Detox Development repurposing environmentally harmful subsidies, which discusses subsidies for 3 assets of fossil fuel, agriculture and fisheries। ये जो 3 assets दिए गए, fossil fuel, agriculture और fisheries, ये जो 3 दिए गए, इनके ऊपर एक्सीडिंग जो सब्सिडीज है बढ़ा ही गई। ओके, इनके ऊपर लगभग कितनी 7 ट्रिलियन सब्सिडीज बढ़ाई गई है, और लगभग 8% ऑफ जीडीपी की सब्सिडी बढ़ाई गई है इसके ऊपर। तो ये किसने किया? तो ये किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने। किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने किया। फॉसिल फ्यूल, एग्रीकल्चर, फिशरीज ये हार्मफुल नहीं है एनवायरमेंट के लिए, इसलिए उसके ऊपर सब्सिडी बढ़ाई दी गई। कितनी? 7 ट्रिलियन से। किसने? वर्ल्ड बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है।
कहां पे इसका हेडक्वार्टर, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए, वर्ल्ड बैंक का। और उसके अभी प्रेसिडेंट भी चेंज हुए हैं वर्ल्ड बैंक के। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको, इसके प्रेसिडेंट भी चेंज हुए वर्ल्ड बैंक के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली लॉन्च 4 बैंक अकाउंट स्कीम्स टू बेनिफिट वुमेन पेंशनर्स एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। देखते हैं कि कौन से बैंक ने ये स्कीम लॉन्च की गई, कौन से बैंक अकाउंट स्कीम लॉन्च की गई है फीमेल्स या वुमेन के लिए, पेंशनर्स के लिए और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के लिए। तो ये जो स्कीम लॉन्च की है किसने की गई है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश की 5वीं लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। कौन सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसने 4 जो है यह स्कीम लॉन्च की गई है, 4 बैंक अकाउंट स्कीम लॉन्च की। तो कौन से 4 बैंक अकाउंट स्कीम लॉन्च है देख लेते हैं। सबसे पहले यूनियन उन्नति, दूसरी यूनियन समृद्धि, उसके बाद यूनियन सम्मान एंड यूनियन SBCHS। ये 4 बैंक अकाउंट लॉन्च किए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। यूनियन उन्नति ये है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स फॉर फीमेल, ये क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट फॉर फीमेल। यूनियन समृद्धि क्या है, ये है सेविंग बैंक अकाउंट फॉर फीमेल, ये क्या है, सेविंग बैंक अकाउंट फॉर फीमेल। यूनियन सम्मान क्या है, यूनियन सम्मान फॉर पेंशनर्स के लिए, किसके लिए, फॉर पेंशनर्स। यूनियन एसबी ये है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के लिए, किसके लिए है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, जिसमें जो अपार्टमेंट ओनर्स होंगे, जो क्या होंगे, अपार्टमेंट ओनर्स, इनके जो अकाउंट है सेविंग बैंक अकाउंट, इनका अकाउंट ओपन किया जाएगा अपार्टमेंट ओनर्स में। और जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के मेंबर्स है, इनके भी अकाउंट ओपन किए जाएंगे जो सेविंग बैंक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में इस स्कीम के थ्रू। क्लियर सबको? तो इसका आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो 5वीं लार्जेस्ट, सबसे बड़ा 5वीं लार्जेस्ट बैंक है हमारे देश की। कैनरा बैंक ये 4थी पब्लिक सेक्टर बैंक है अपने देश की। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ये 6th पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ ए है। बैंक ऑफ बड़ौदा ये 2nd पब्लिक सेक्टर बैंक है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये 11th पब्लिक सेक्टर बैंक है अपने देश की। और इसका आंसर रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये 4 स्कीम बता दी आपको, यूनियन उन्नति, यूनियन समृद्धि, यूनियन सम्मान और यूनियन सेविंग बैंक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। और इनके क्या किसके उन्नति, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट फॉर फीमेल, समृद्धि सेविंग बैंक अकाउंट फॉर फीमेल, यूनियन सम्मान फॉर पेंशनर्स, और जो है ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के लिए है, उनके लिए अकाउंट ओपन किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following points is incorrect with respect to the 16th edition of Indian Premier League 2023 held between 31st March to 29th May? जो ये IPL हुआ, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा गया है, तो इसलिए में कौन से करेक्ट है ये पता रहना चाहिए। तो देखते हैं, पहला पॉइंट, महेंद्र सिंह धोनी लेट चेन्नई सुपर किंग ओन देयर 5th IPL टाइटल, बराबर 5वां जो टाइटल जीता गुजरात टाइटंस को हराकर। हार्दिक पांड्या कैप्टन थे उसके, ये भी बराबर है, 5 विकेट से हराया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में फाइनल मैच हुआ था, क्लियर है। तो 5 बार जीतकर इसने किसके बराबरी किया, मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस ने भी 5 बार जीता है। तो पहला साल था 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में मुंबई इंडियंस चैंपियन थी। इन्होंने भी 5 बार जीता है और मुंबई इंडियंस की बराबरी किया महेंद्र सिंह धोनी के टीम ने, चेन्नई सुपर किंग ने। तो ये पॉइंट्स बराबर रहेगा, ये इनकरेक्ट नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया है, ऑन 6 मई 2023 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विराट कोहली बिकेम द फर्स्ट बैटर टू गेट 7000 रन इन IPL, ये भी बराबर है, 7000 रन पूरे किए। MS धोनी क्रॉस 5000 रन मार्क इन IPL during the match against LSG
सीएसके होम ग्राउंड एमए चिदंबरम स्टेडियम, ये भी पॉइंट बराबर है, उन्होंने 5 रन पूरे कर लिए एमएस धोनी ने। यजुवेंद्र चहल इन्होंने 300 विकेट पूरे किए टी20 फॉर्मेट में, ये भी बराबर है, और 187 विकेट्स कंप्लीट किए उन्होंने किसमें, आईपीएल में, और ऐसे करने वाले वो पहले प्लेयर है आईपीएल में 187 विकेट लेने वाले। क्लियर है यहां तक, ये भी याद रखना है, तो ये भी पॉइंट बराबर है। रवि बिश्नोई बिकम फर्स्ट क्रिकेटर टू बी रिटायर्ड आउट इन एन आईपीएल प्लेऑफ मैचेस, ये पॉइंट रॉन्ग होगा कि रवि बिश्नोई नहीं, साई सुदर्शन थे गुजरात टाइटन के। कौन थे, साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस के, इन्होंने जो है साई सुदर्शन ने को रिटायर्ड आउट लिया गया था, किसको, साई सुदर्शन, इसीलिए ये रॉन्ग होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who own the कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023? इस बार मैंने आपको बताया है कि जो ग्रैंड प्रिक्स है, तो ये टोटल जो ग्रैंड प्रिक्स है ये 23 ग्रैंड प्रिक्स खेली जाती है, इसमें से अभी तक 8 ग्रैंड प्रिक्स हो चुकी है, 8 में से 6 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, मैक्स ने। तो ये पूरे जो क्वेश्चन पूछा गया कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, तो इसका आंसर क्या रहेगा, मैक्स वर्स्टैपन। शॉर्टकट में ध्यान रखना ABC, शॉर्टकट में क्या ध्यान रखना, ABC। ए से है ऑस्ट्रेलियन, ओके, बी से बहरान, और सी से क्या है, कैनेडियन। क्लियर सबको, सी से क्या है, कैनेडियन। और यही क्वेश्चन पूछा गया कि कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, ये भी याद रख लेना। एबीसी मैंने बोला 6 जीता है, तो ये तो एबीसी हो गया। उसके बाद शॉर्टकट याद रखना एमएमएस, एम से आपको मिलेगा मोनाको, एम से क्या मिलेगा आपको, मोनाको, ओके। एस से मिलेगा स्पेनिश, एस से क्या मिलेगा, स्पेनिश। एम से मिलेगा मियामी, एम से क्या मिलेगा, मियामी, और ये मोनाको है, ओके। और ये कौन सा है, मोनाको, मियामी और स्पेनिश। ये जो है एक ग्रैंड स्लैम किसने जीता है, मैक्स वर्स्टैपन ने, तो ये भी याद रख लेना। क्लियर है यहां तक, चलो आगे। मैक्स वर्स्टैपन ये नेदरलैंड से बिलोंग करता है, ओके, कहां से, नेदरलैंड से, और इसको स्पॉन्सर कौन करता है, रेड बुल उसको स्पॉन्सर करता है, और उसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। और अभी क्वेश्चन पूछा गया था कैनेडियन वाला, तो भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हु ऑथर्ड द बुक मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये बुक किसने लिखी, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, अमिताभ कांत। इन्होंने ये बुक लिखी गई है, जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर थे। कौन थे, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर अमिताभ कांत, साथ में ये फॉर्मर चीफ ऑफ या फॉर्मर सीईओ ऑफ नीति आयोग भी थे। कौन थे, फॉर्मर सीईओ ऑफ नीति आयोग, कौन, अमिताभ कांत। और अभी ये कौन है, G20 के शेरपा, जैसे आपको पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने, ये कौन है, G20 के अभी शेरपा है, और फॉर्मर सीईओ नीति आयोग के थे अमिताभ कांत। इन्होंने बुक लिखी क्योंकि भारत की आजादी को अभी लगभग 75 साल पूरे हो चुके हैं, और भारत 75 साल पूरा कंप्लीट करने के बाद जो भारत की जीडीपी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये इकोनॉमी में भारत आज वर्ल्ड में 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश बना। भारत ने किसको पीछे छोड़ा, ब्रिटेन को। इस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था, उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत वर्ल्ड के 5वें नंबर पर इकोनॉमी में चले गया, और ब्रिटेन 6वें पे चले गया। इसीलिए इन्होंने ये बुक लिखी, भारत आजादी के बाद 75 साल बाद इकोनॉमी में आज 5th नंबर पर है, जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था उसको छोड़कर। ठीक है, तो ये जो बुक लिखी है किसने लिखी है, अमिताभ कांत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरुण मनीलाल गांधी द ग्रैंडसन ऑफ इंडियाज लेजेंडरी लीडर महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी, इनके ग्रैंडसन है अरुण मनीलाल गांधी। तो क्वेश्चन पूछा गया कौन से नंबर के ग्रैंडसन है, तो इसका आंसर रहेगा कौन सा, 5th नंबर का। 5th नंबर के ग्रैंडसन है अरुण मनीलाल गांधी, जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई मई 2023 में। अरुण मनीलाल गांधी कौन से थे, 5th नंबर के ग्रैंडसन थे। और जो अरुण मनीलाल गांधी थे ये एक ऑथर थे, ये क्या थे, एक ऑथर थे, बुक लिखते थे, एंड सोशल एक्टिविस्ट भी थे। और क्या थे, सोशल एक्टिविस्ट भी थे अरुण मनीलाल गांधी, और साथ में ऑथर भी थे। वाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इन्होंने ये भी बुक लिखी है।
ओके, वाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये भी बुक इन्होंने लिखी है। किसने? अरुण मणिलाल गांधी ने। साथ में एक ऑथर भी थे और सोशल एक्टिविस्ट भी थे अरुण मणिलाल गांधी, और ये महात्मा गांधी के 5th ग्रैंडसन थे। यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया। अगर पूछा गया था कि अरुण मणिलाल गांधी जिनकी रिसेंटली डेथ हुई वो क्या थे, तो क्या बताओगे? एक तो ऑथर या फिर सोशल एक्टिविस्ट, दोनों थे अरुण मणिलाल गांधी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 इनसाइड रिपोर्ट में 2023 रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द इंडियन जॉब मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपांड बाय ओवर द नेक्स्ट 5 years विद द टॉप जॉब क्रिएशन फ्रॉम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डाटा सेगमेंट्स। ये तीन इसमें एआई में और मशीन लर्निंग में और डाटा सेगमेंट्स में, ये तीनों का जो अभी आने वाला है, आने वाले 5 सालों में तीनों का काफी काम आने वाला है। एआई का भी, मशीन लर्निंग का भी और डाटा सेगमेंट्स का भी, जो काफी काम आने वाला है आने वाले 5 सालों में। तो कितने जॉब ग्रोथ होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसका इस बार का 4th एडिशन आया था। इस 4th एडिशन के अनुसार इस बार जो है कितनी ग्रोथ होने वाली है, यह पूछा गया आने वाले 5 सालों में। तो इसका आंसर है 22%। इन तीन फील्ड में, एआई, मशीन लर्निंग और डाटा सेगमेंट्स में आने वाले 5 सालों में लगभग 22% जॉब क्रिएट होने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार। नेक्स्ट स्लाइड। Which state's chief minister has recently flagged off 406 veterinary ambulances under the पशु चिकित्सा एम्बुलेंस? जो पशु चिकित्सा एम्बुलेंस है, एनिमल एम्बुलेंस स्कीम, ये किस राज्य ने, के सीएम ने लॉन्च की? तो उसका आंसर है शिवराज सिंह चौहान। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। इन्होंने जो है पशु चिकित्सा एम्बुलेंस ये स्कीम लॉन्च की। खासकर ये अर्बन एरियाज में ये एम्बुलेंस घूमने वाली है। जो काऊ को जो डिसीज होगा उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, और उन्होंने एक डायल फ्री, टोल फ्री नंबर भी दिया है 1962। इसके ऊपर भी कॉल करके आप एम्बुलेंस को बुला सकते हो काऊ के ट्रीटमेंट के लिए। खासकर अर्बन एरियाज में इसको काफी सपोर्ट मिलने वाला है। तो इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने एक स्कीम लॉन्च की, पशु चिकित्सा स्कीम, जो खासकर काउट 406 एम्बुलेंसेस लॉन्च करने वाले हैं काउट के ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी अलोंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द अमृत जनरेशन कंपेयर टू एम्पावर एंड एंगेज द यूथ ऑफ इंडिया? ओके, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया कि चाइल्ड डेवलपमेंट, पहली बात तो देख लेते कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है किसके पास? तो ये मिनिस्ट्री है स्मृति ईरानी के पास। किसके पास है? स्मृति ईरानी के पास ये मिनिस्ट्री है। तो उन्होंने जो बच्चे 16 से 18 साल के हैं, जो बच्चे कितने 16 से 18 साल के हैं, उनमें अगर कुछ टैलेंट है, तो वो छोटे छोटे रील्स बनाकर उसमें डाल सकते हैं। तो किस में? तो इसका आंसर है मेटा। मेटा ये किसका नाम है? नया वाला फेसबुक का। पहले क्या नाम था? फेसबुक, और अभी नया नाम क्या हो चुका है? मेटा। तो वही स्मृति ईरानी, जो बच्चों में टैलेंट है 16 से 18 साल के, तो नई छोटी छोटी रील्स बनाकर एक तो फेसबुक में डाल सकती है या फिर अपनी इंस्टाग्राम, सुना होगा क्लियर, और इंस्टाग्राम में भी डाल सकते हैं और अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। उसके लिए जो है स्मृति ईरानी ने ये लॉन्च किया गया है, जो है इसके ऊपर काम करने वाले हैं। उसके बाद आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द शक्ति स्कीम टू प्रोवाइड फ्री राइड्स फॉर फीमेल एंड गर्ल स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट बसेस? तो अभी हम देख रहे हैं खासकर महाराष्ट्र की बात, तो महाराष्ट्र ने भी, स्टेट ने क्या कर दिया था, 50% जो है टिकट वो कंसेशन दिया गया था। महाराष्ट्र की जो फीमेल है या फिर जो गर्ल्स है उनके लिए 50% कंसेशन मिलेगा टिकट में, ये स्कीम लॉन्च की थी। अब उनको ही शायद हम देख रहे फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो वुमेन्स और गर्ल्स स्टूडेंट्स है गवर्नमेंट बसेस के लिए पूरा फ्री कर दिया है, 50% भी नहीं। तो किसने किया? कर्नाटक सरकार ने। वहां के नए मुख्यमंत्री बने सिद्धरमैया, इन्होंने ये लॉन्च किया। सिद्धरमैया अभी नए मुख्यमंत्री बने, जहां पे इलेक्शन हुए थे, तो उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की, जिसमें सारी गर्ल्स और फीमेल्स को क्या करेंगे, फ्री राइड्स मिलेगी। जहां कर्नाटक में वो जहां भी जाएंगे कर्नाटक में, तो उनको कर्नाटक में जो है फ्री बस राइड्स मिलेगी। गर्ल्स और फीमेल्स को पूरा 100% फ्री मिलेगा उनको। क्लियर है यहां तक? ओके, और महाराष्ट्र में 50% किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना बाय डिपॉजिटिंग एन अमाउंट ऑफ ₹1000 ईच
इन द अकाउंट्स ऑफ 1.25 करोड़ फीमेल। 1.25 करोड़ फीमेल जो है कहा कि जिस स्टेट में ये स्कीम लॉन्च की गई, कौन सी? मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। तो ये जो भी फीमेल्स है उस राज्य की, उनके हर एक अकाउंट में 1000 रुपए हर महीने जाने वाले हैं। तो ये जो स्कीम है किसने लॉन्च की? तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले हमने देखे थे शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने ये योजना लॉन्च की थी, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। इस योजना के तहत हर एक फीमेल के अकाउंट में, हर एक मतलब जितनी 1.25 करोड़ फीमेल है एमपी की, उनके अकाउंट में कितने रुपए जाने वाले हैं? 1000 रुपए पर मंथ, जिसमें उनको 1000 रुपए में वो नए नए न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं खाने में, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, इकोनॉमिकली खुद को अपने पैरों पे खड़े रह सकती है। ओके, और इन चीजों के लिए 1000 रुपए हर महीने 1.25 करोड़ के फीमेल के अकाउंट में जाने वाले, और फ्यूचर में इस 1000 को बढ़ाकर वो 3000 भी कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में इसको बढ़ाकर हम 3000 रुपए करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following points correct with respect to the French Open 2023 held at Paris in June 2023? अभी जून 2023 में जो फ्रेंच ओपन हुआ था उसमें क्या पॉइंट्स करेक्ट है, क्या रॉन्ग है, ये इसमें पूछा गया है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, नोवाक जोकोविच, ये जानते हम सर्बिया से बराबर, उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते, ये भी पॉइंट बराबर है। उसके बाद उन्होंने कैस्पर रूड को हराया, ये भी पॉइंट बराबर है, जो नॉर्वे के थे। और फ्रेंच ओपन 2023 को रोलैंड गैरोस कहा जाता है, ये भी क्लियर है, मतलब पहला पॉइंट बराबर है। हमें करेक्ट पूछा गया है तो मतलब एक करेक्ट है। उसके बाद विद दिस विन नोवाक जोकोविच बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल मेल टेनिस प्लेयर, ये बराबर है। विद द मोस्ट मेजर सिंगल ट्रॉफीज in the history of men's tennis player by surpassing रोजर फेडरर, ये पॉइंट गलत है। रोजर फेडरर रिकॉर्ड 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल, ये रॉन्ग होगा। ओके, यहां पे होना था राफेल नडाल और होना था 22 ग्रैंड स्लैम। राफेल नडाल को पीछे छोड़कर नोवाक जोकोविच 23 ग्रैंड स्लैम जीता, इसलिए क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। तीसरा देखते हैं, इगा स्विएटेक पोलैंड बराबर ओन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन 2023 बाय डिफीटिंग कैरोलिना मुकोवा चेक रिपब्लिक एंड क्लेम्ड हर 3rd फ्रेंच ओपन टाइटल एंड 4th ग्रैंड स्लैम टाइटल, ये पॉइंट करेक्ट है। मैंने आपको फ्रेंच ओपन में पढ़ाया ये वाला इगा स्विएटेक वाला पॉइंट, उसने 4 ग्रैंड स्लैम जीते, उसमें से 3 उसके फ्रेंच ओपन ही है, मतलब ये पॉइंट बराबर होगा। तो इसका आंसर होगा दूसरा रॉन्ग, मतलब ओनली ए एंड सी ऑप्शन चाहिए हमें, और चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Name the Indian cricketer who has been recently appointed as the brand ambassador of Exter by Hyundai Motor India Limited। जो Hyundai Motor है उसको जो ब्रांड एम्बेसडर है किसको बनाया गया? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या जो आईपीएल में किसके कैप्टन थे? गुजरात टाइटंस टीम के कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। ओके, उनको Hyundai Motor India Limited का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर, ये भी याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following states UTs has recently announced a monthly pension scheme of rupees 10,000 for Padma Awards? मतलब ऐसा एक राज्य जिसको पद्म अवार्ड्स मिले उसको 10,000 रुपए हर महीने जो है देने वाले हैं, मंथली पेंशन देने वाले 10,000 रुपए हर महीने। कौन सा राज्य है? तो उसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने अनाउंस किया कि जो पद्म अवार्ड्स विनर है, फिर पद्म अवार्ड्स की बात करेंगे तो सबसे बड़ा इसमें होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। ये जो है 3 अवार्ड दिए जाते हैं, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये तीनों अवार्ड जिसको मिलेंगे हरियाणा में, उनको क्या मिलेगा? 10,000 रुपए पर महीने पेंशन मिलेगी, और साथ में उनको बस फैसिलिटी फ्री मिलेंगी। जो वोल्वो बसेस है वो भी उनको फ्री मिलेगी, फ्री रहेगी। किसको? जो पद्म अवार्ड्स विनर है उनके लिए भी। ओके, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की, मनोहर लाल खट्टर इन्होंने। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Name the bank that has recently launched the My Account My Name scheme for saving bank account customers for the first time. इसमें क्वेश्चन पूछा गया हमें कि My Account My Name scheme for saving bank accounts customers for first time, जो पहली बार बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे उनके लिए किस बैंक ने My Account My Name स्कीम लॉन्च की? तो उसका आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक जो है ये 9th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारे देश की। कौन सी? 9th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, और जिसके रिसेंटली सीईओ बने अजय कुमार श्रीवास्तव। पहले भी यही थे और अभी भी यही बने अजय कुमार श्रीवास्तव। तो इन्होंने स्कीम लॉन्च की माय अकाउंट माय नेम, मतलब अभी जो अकाउंट नंबर रहेगा मोस्ट ऑफ देखते हैं 11 डिजिट या 14 डिजिट का हमें अकाउंट नंबर दिखता है, बट यहां पे कितना डिजिट का रहेगा? 7 डिजिट या फिर 7 अल्फाबेट या फिर 7 अल्फा न्यूमरिक, या फिर क्या रहेगा? 7 अल्फा न्यूमरिक। मतलब कुछ भी लो, 7 आप अपने अल्फाबेट ले सकते हो। आपके नाम में अगर 7 अल्फाबेट आते, 7 अल्फाबेट से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, या कुछ 7 डिजिट चाहते हो, 7 डिजिट से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, और 7 अल्फा न्यूमरिक डिजिट और अल्फाबेट दोनों मिलकर भी आप अकाउंट बना सकते हो। ऐसा इंडियन ओवरसीज बैंक ने किया है, जिसका हेडक्वार्टर आपको दिखेगा चेन्नई तमिलनाडु में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चेन्नई तमिलनाडु में। डन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन बैंक हैज रिसेंटली साइन अ $130 मिलियन लोन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। तो ये हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मतलब पहले बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मतलब होते हैं जो वेजिटेबल्स है, जो फ्रूट्स है और जो मेडिसिनल प्लांट्स है। ओके, जो मेडिसिनल प्लांट्स है इनको क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो हिमाचल प्रदेश में इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स को जो है प्रमोट करने के लिए 130 मिलियन लोन दिया है। किसने? तो उसका आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना दिया है? 130 मिलियन लोन दिया है ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप बनाने के लिए, और जिसमें लगभग 6000 एकड़ में खेती में ये जो है एक तो फार्म इरिगेशन करने वाले हैं और वाटर मैनेजमेंट करने वाले हैं 6000 एकड़ में। और यहीं पे आपको क्या किया जाएगा? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगाए जाएंगे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 130 मिलियन लोन दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेस्ड यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सॉल्यूशन यूपीआई 123 पे फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पहली बार जो है यूपीआई पेमेंट सॉल्यूशन किस बैंक ने दिया है, जिसके थ्रू आप कैशलेस, आप कैसे करोगे? कैशलेस, कार्डलेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। आप कैसे? कैशलेस और कार्डलेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। किसके थ्रू? आईवीआर के थ्रू। आईवीआर मतलब इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, मतलब इस आईवीआर नंबर जो रहेगा बैंक का, आईवीआर नंबर पे आप कॉल करोगे और जो भी बेनिफिशियरी है उसको आप चूज करोगे। जो भी बेनिफिशियरी रहेगा उसको आप चूज करोगे आईवीआर नंबर पे कॉल करके, और उसके थ्रू सामने की प्रोसीजर फॉलो करोगे। ओके, तो वो रहेगा कैशलेस और कार्डलेस काम हो जाएगा। और ये किसने किया? तो ये किया पंजाब नेशनल बैंक ने, जो हमारे देश की 3rd लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। इस पंजाब नेशनल बैंक ने किया। अतुल कुमार गोयल इसके सीईओ है, इन्होंने ये चीज की। डन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन May 2023 द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड द 11-member चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमिटी टू ओवरसी द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट चीता। हु हेड्स द 11-member कमिटी? एक क्वेश्चन पूछा गया। अभी रिसेंटली हमने देखा कि लास्ट 2.5 महीनों में, 2.5 मंथ में काफी सारे चीतों की डेथ हो रही। ओके, लगभग 6 चीता की डेथ हो गई इन 2.5 महीनों में। 6 चीता में जो 3 है वो न्यूबॉर्न कब्स है, जो न्यूबॉर्न कब्स है, और 3 जो चीता है, जो हमने अगर बात करेंगे टोटल 20 चीता लाए गए थे। कहां से? टोटल हमारे देश में पहले चीता एक भी नहीं था, 20 चीता लाए गए थे। ये 20 चीता में से तो लास्ट ईयर हमने 2022 की बात करेंगे, 22 में 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से। कितने? 8।
और 2023 में 12 चीते लाए हमने कहां से, साउथ अफ्रीका से। तो टोटल ऐसे 20 चीते हो गए हमारे देश में। ये 20 में से 3 चीतों की डेथ हो गई। कितनी चीतों की, 3, और 3 जो थे वो न्यूबॉर्न कब्स थे। 3 चीतों में सशा, दक्ष, ये और जो है एक यंग, ऐसा कुछ समथिंग नाम है उनका, जो है सशा, दक्ष और एक नाम है समथिंग, उन तीनों की चीता की डेथ हो चुकी है। सशा है, दक्ष है और एक नाम है याद नहीं आ रहा अभी। तो वो 3 चीतों की अभी रिसेंटली डेथ हो गई इन 2.5 महीनों में। इसीलिए एक कमिटी बैठेगी जिसका हेड बनाया गया राजेश गोपाल को, और इस राजेश गोपाल फिर क्या करेंगे, तो राजेश गोपाल एक महीने में एक महीने में एक मीटिंग तो लेंगे ही, ओके, और कुनो नेशनल पार्क को विजिट करेंगे। अब कुनो नेशनल पार्क को क्यों विजिट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एक मीटिंग है और जो कुनो नेशनल पार्क में विजिट करने का मतलब क्यों, क्योंकि ये सारे चीते कहां छोड़े गए थे, कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। इसलिए जो मीटिंग भी होगी वो एक महीने में मीटिंग होगी और कुनो नेशनल पार्क को भी विजिट करेंगे, क्योंकि सारे चीते कहां छोड़े गए, कुनो नेशनल पार्क में ही छोड़े गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following social security schemes along with the Atal Pension Yojana have observed the 8th anniversary on 9th May 2023? जो है ये 3 जो स्कीम पूछ रहे अटल पेंशन योजना के साथ, और कौन से 8th एनिवर्सरी 9th मई 2023 को हो रही है, तो उसका आंसर है 2023 को, जिसको 8 साल पूरे हो रहे, वो स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसको भी जो है 8 साल पूरे हो रहे, 2015 को स्कीम लॉन्च हुई। ये जन आरोग्य योजना 2018 में लॉन्च हो रही थी, इसको 8 साल पूरे हो रहे क्या, नहीं, इसलिए आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। ये दोनों स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जब लॉन्च हुई थी तो इसका प्रीमियम पहले 330 रुपए प्रीमियम था, किसका, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का, और बाद में बढ़ाकर कितना हो गया, 436 रुपए प्रीमियम हो गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये इसका प्रीमियम पहले 12 रुपए था, पहले कितना था, 12 रुपए, और अभी बढ़ाकर कितना कर दिया, 20 रुपए प्रीमियम कर दिया इसका, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का। तो ये भी याद रख लेना। उसके बाद इसका आंसर भी क्या रहेगा, बोथ 1 एंड 2। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इन May 2023 ICICI बैंक रेज इट्स स्टेक इन ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी बाय अप टू, कितने परसेंट से बढ़ा दिया गया आईसीआईसीआई बैंक ने अपने स्टेक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में, तो इसका आंसर है 4%। आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडरी है, आईसीआईसीआई बैंक की क्या है, सब्सिडरी है, कौन, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो इसमें 4% स्टेक बढ़ाया आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ये सेकंड प्राइवेट सेक्टर बैंक या सेकंड लार्जेस्ट बोलेंगे, सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया है। ओके, आईसीआईसीआई बैंक कैसी है, सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया है। तो ये सब्सिडरी से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसमें 4% स्टेक बढ़ा दिया गया है। लगभग 48.02% इंटरेस्ट जो है स्टेक है वो बढ़ चुका है आईसीआईसीआई बैंक का आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में। उसके बाद अगर आने वाले 2024 में, एक साल में, नेक्स्ट ईयर ही और 2.5% स्टेक बढ़ाना चाहता है आईसीआईसीआई बैंक, किसमें, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में। 2024 सितंबर में 2.5% और बढ़ाना चाहता है, मतलब लगभग 50% के अबव स्टेक हो जाएगी इसके। फिलहाल कितना है, 4% उसका आंसर रहेगा, और 38.2% हो चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया था, तो इसका आंसर है शॉर्टकट में टेड्रोस एडोनम गेब्रेयेसस, पूरा नाम है, शॉर्टकट में टेड्रोस पढ़ाया था मैंने, आपको याद आ रहा है क्या, वो WHO के कौन बने, टेड्रोस एडोनम गेब्रेयेसस क्या बने, वर्ल्ड में WHO के हेड बने, शॉर्टकट में टेड्रोस। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसका हेडक्वार्टर कहां पे बताया था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसका एस्टेब्लिशमेंट
हुआ था 7 अप्रैल 1948 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसलिए 7 अप्रैल को हर साल क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि 7 अप्रैल को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और इसके जो मेंबर है 194 है और लास्ट मेंबर इसका पैलेस्टाइन है। लास्ट मेंबर कौन है इसका? पैलेस्टाइन, ये इसका मेंबर है लास्ट वाला। ओके, तो इसके जो हेड है वो टेड्रोस बने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ज्यादा स्टेक इसमें यूएसए का था, सबसे ज्यादा स्टेक किसका था इसमें? यूएसए का, जिसमें कोविड के समय चाइना की वजह से कोविड आया, इसीलिए उन्होंने अपना स्टेक उसमें से काफी सारे परसेंट निकाल लिया है। ओके, चलो तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एसडीएफ रेट इन जून 2023? अब एसडीएफ मतलब क्या? तो एसडीएफ मतलब होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। क्या होता है एसडीएफ मतलब? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। बात करेंगे एसडीएफ की तो ये एमपीसी मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के रेट्स में आता है। ओके, तो उसका एक पार्ट है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो जो एमपीसी है इसकी जो मीटिंग है ये बाय मंथली मीटिंग हुई थी जून 2023 में। जो जून 2023 में मीटिंग हुई ये कौन सी थी? सेकंड बायलैटरल मीटिंग, बराबर। सेकंड बाय मंथली मीटिंग 2 महीने में एक बार होती है, सबसे पहले अप्रैल में होती है, तो अप्रैल के बाद 2 महीने के बाद मतलब जून में होगी। तो दूसरी मीटिंग ये जून में हुई और उसमें एसडीएफ का रेट बढ़ाया गया कि कम किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज द एसडीएफ रेट इन जून 2023? तो उसका रेट जो अप्रैल में था वो भी जून में कंटिन्यू रखा गया और इसका आंसर था 6.25%। क्या आंसर है? 6.25%। तो एसडीएफ होता क्या है? तो एसडीएफ मतलब सेम आपने जो पढ़ा होगा रिवर्स रेपो रेट। क्या पढ़ा होगा? रिवर्स रेपो रेट। तो वही सेम क्या होता है? एसडीएफ होता है। मतलब कि बैंक अपना पैसा रखता है कहां पे? आरबीआई में, या आरबीआई पैसा लेता है बैंक से, तो उसके बाद फिर जब आरबीआई पैसा लेता है बैंक से तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, बराबर। तो रिवर्स रेपो रेट में कम इंटरेस्ट है, 3.35% है। तो जिस वजह से इंटरेस्ट काफी कम था इसलिए बैंक अपना पैसा काफी कम रख रही थी आरबीआई में, या ना के बराबर। इसलिए बैंक ने क्या किया कि मार्केट का जो पैसा है काफी फैल रहा था और मार्केट की लिक्विडिटी कम करना था। इसीलिए एक नई टर्म लाई स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसके तहत इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25 है। तो मुझे बताओ ज्यादा इंटरेस्ट किस में मिल रहा है बैंक को? रिवर्स रेपो रेट में मिल रहा है कि एसडीएफ में मिल रहा है? एसडीएफ में 6.25%। तो बैंक अपना पैसा किसके थ्रू रखेंगी? एसडीएफ के टर्म में रखेंगी। लेकिन एक कंडीशन है, एसडीएफ में आरबीआई को कोलैटरल नहीं देना पड़ता, कोई प्रूफ नहीं देना पड़ता, कोई कोलैटरल नहीं देना पड़ता, कोई बॉन्ड नहीं देना पड़ता। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में उसे कोलैटरल देना पड़ता है, इसमें नहीं देना पड़ता। कोलैटरल मतलब कोई बॉन्ड लिख के नहीं देना पड़ता। किसमें? एसडीएफ में ये एक शर्त है और इसमें कोलैटरल देना पड़ता है। ओके, तो इसका आंसर है 6.25% एसडीएफ रेट इन जून 2023। क्लियर है सबको? यहां पे हमने पूरा जो पेपर का एनालिसिस कर लिया, जो अपने क्वेश्चंस देखे होंगे काफी इजी क्वेश्चंस थे, आप इजीली उसको 25 या 30 के अबाव आराम से मार्क ले सकते थे। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया ये शायद आपको सब समझा होगा। क्लियर है सबको पूरे 40 क्वेश्चंस? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।